कलाम अकेडमी सीकर की ओर से 33 श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए आपके माइनर टेस्ट जो 4 हुआ था उसमें राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए थे और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजस्थान जीके के क्वेश्चन। इसके अलावा हम इसमें साइंस मैथ्स के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम राजस्थान जीके के लेवल 1 और लेवल 2 के जो कंबाइंड कॉमन पार्ट है उनको, फिर बाद में हम साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने है कि किस रचना में प्रतिहार शासक वत्सराज की शासन की जानकारी तथा भारत की 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बताऊंगा। सही आंसर इसका कुवलय मला। टाइम सभी के पास कम है तो इसलिए हम केवल आंसर ही देखेंगे। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो गीत गोविंद है ये महाराणा कुंभा का नहीं है, बाकी जो सभी जो सही सुमेलित है। संगीत रत्नाकर ये सारंगधर का है, संगीत सार प्रताप सिंह का और श्रृंगार हार हमीर का है। तो ये महाराणा कुंभा का नहीं है गीत गोविंद पर तो इन्होंने टीका लिखी थी। राजस्थानी भाषा के प्रथम नाटक जिसका नाम है केसर विलास, इसके लेखक कौन है? तो दो चीज़ें इसमें क्लियर हो रही है। एक तो राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है केसर विलास, इसके लेखक है शिवचंद बरतिया। अगला प्रश्न आपके कौन सा इसमें से चारण साहित्य नहीं है? तो वीरमायण और वंश भास्कर ये दोनों ही चारण साहित्य नहीं है। इसका तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपके इसमें पांचवा क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में आपको राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृत अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी आपके बीकानेर में स्थित है और इसकी मासिक पत्रिका का नाम अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से देखो शीतला माता जयपुर से ही, गोटी अम्बा बांसवाड़ा और महावीर जी करौली ठीक है। ये सेवड़िया पशु मेला आपके इसमें पाली में नहीं है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। अपना आंसर चौथा है। रासमी चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया का मेला कब लगता है? तो ये वैशाख पूर्णिमा को लगता है। वैशाख पूर्णिमा को ये मेला लगता है। ये वही मातृकुंडिया रासमी है जहाँ से ऐक्य आंदोलन शुरुआत था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो ये बारां जिले में लगता है, जबकि सीता माता का जो मेला लगता है वो आपके प्रतापगढ़ में लगता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उर्स का किस महीने में आयोजित होती है? पहली रजब से छठी रजब तक लगती है, रजब महीने में। मिलान करनी आपको इसमें त्योहारों के महीने के साथ में। तो नागपंचमी श्रावण महीने में आती है, देवजूलिनी एकादशी भाद्रपद महीने में, दशहरा आश्विन महीने में और करवा चौथ कार्तिक महीने में आती है। प्रश्न संख्या 11वां क्वेश्चन ये है। 11वां क्वेश्चन ये है कि किस त्योहार पर राजस्थान सरकार गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? तो गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है और ये माघ पंचमी को ये बसंत पंचमी आती है। होली के अवसर पर इलोजी की बारात कहाँ निकली जाती है? तो ये बाड़मेर जिले में निकल जाती है और इलोजी को छेड़छाड़ के देवता और होलिका के होने वाले जो पति है वो माने जाते हैं, यानी कि मंगेतर इनके थे ये। इनका जो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वर्तमान नाम नाथद्वारा है और प्राचीन नाम सिहार सही है, आहार का आगाड़पुर है और जालौर का जाबालीपुर सही है, लेकिन बूंदी का जो नाम है वो कल्याणपुरी नहीं था। नेक्स्ट राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? तो ये अपने बीकानेर जिले में स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर जिले में स्थित है। असुमेलित की चयन करना है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खाटू श्याम जी सीकर में है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम, गोपीनाथ का मंदिर जयपुर में है और डिग्गी कल्याण जी का मेला जो मंदिर है आपके टोंक, ठीक है। और इसमें से केवाई माता का करौली में गलत है ये, तो सही आंसर हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन इसमें केवाई माता करौली। अगला प्रश्न आपके 16 नंबर आबानेरी के हर्षद माता मंदिर के बारे में आपको बताना है। इसमें आबानेरी से संबंधित कौन सा कथन सही है? इसका प्राचीन नाम अभय नगरी था, तो ये सही है। और इसमें स्थित हर्षद माता का मंदिर विष्णु मंदिर को समर्पित है, मूल रूप से विष्णु मंदिर है और गुर्जर प्रतिहार काल का एक समृद्ध केंद्र था, तो सही है। तो आबानेरी यहाँ पर जो चांद बावड़ी और 1, 2, 3 तीनों ही सही है। फिर आपके अगला प्रश्न है 17 नंबर, किस मंदिर में 1857 की क्रांति के समय अववा की क्रांति की योजना बनाई थी? तो ये कामेश्वर मंदिर है पाली का, वहाँ पर इसकी मंदिर की इस योजना बनाई थी, इस क्रांति की। जालरापाटन के बारे में आपको बताना है सत्य कथन। तो जालरापाटन प्राचीन समय में घंटियों का शहर कहलाता था और जालरापाटन का जो सूर्य मंदिर है उसका शिखर ओडिशा के जो कोणार्क का सूर्य मंदिर उसके बराबर है, यानी कि उसके समान दिखता है। तो ये दोनों ही कथन इसमें सत्य हैं। अगला प्रश्न आपके 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसकी पहचान करनी है। मानगढ़ ये आपके गोविंद गुरु की कर्मस्थली है, मानगढ़ डूंगरपुर में, तो यही गलत हो गया, मानगढ़ बांसवाड़ा में है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा इसका। जबकि मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं और मानगढ़ में प्रतिवर्ष माघ शीर्ष पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है। अजमेर शरीफ में जो बुलंद दरवाजा इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कवि माघ और ब्रह्मगुप्त का संबंध राजस्थान के किस नगर से? तो ये जालोर के बीनमाल से थे। कहाँ से थे? जालोर के बीनमाल से।
मेवाड़ के किस शासक को डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक माना है? तो माना है आपके जतर सिंह को। जतर सिंह सबसे प्रतापी शासक माना है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, और ये भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक हैं ये, और रोहिड़ा गांव सिरोही के रहने वाले थे। इन्होंने जतर सिंह को मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक माना है, और इनके समय में ये भूताल का युद्ध होता है जतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में, और ये चित्तौड़ को अपनी राजधानी बना देते हैं आहड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर उसका नाम खिजराबाद रखा था। तो खिजराबाद नाम का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है दाइबी पीर दरगाह के लेख से। ये फारसी भाषा का लेख है, जो कि संभवतः राजस्थान का पहला जो फारसी भाषा का लेख है। ये चित्तौड़ के पास में, ये गंभीर नदी के किनारे ये बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मोकल द्वारा निर्मित एवं जीर्णोद्धार कृत मंदिर कौन सा है? तो ये द्वारिकाधीश, अच्छा इसमें से एक मंदिर कौन सा है जो मोकल के द्वारा निर्मित है और उनके द्वारा जीर्णोद्धार हैं? तो द्वारिकानाथ मंदिर, समिधेश्वर मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर। तो इनमें से दो मंदिर ऐसे हैं जिनका निर्माण मोकल के द्वारा या तो निर्मित करवाया गया या फिर इनका जीर्णोद्धार करवाया गया था, पहला और दूसरा, द्वारिकानाथ मंदिर और समिधेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सारंगपुर का युद्ध 1437 का सही है, भूताला का युद्ध 1227 का सही है, और बयाना का युद्ध 1527 का सही है। ये जो खातौली का युद्ध 1518 में नहीं हुआ था, ये 1517 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर होगा। चित्तौड़गढ़ में जो गोसुंडी की बावड़ी है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये श्रृंगार देवी ने करवाया था। इसका निर्माण श्रृंगार देवी ने करवाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी वाला ऑप्शन, श्रृंगार देवी। मैं आपकी इसी चैनल पर आपको जो लेवल 1, लेवल 2 के जितने भी बाकी के सब्जेक्ट हैं उनकी भी आंसर की अपलोड करने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पेपर सभी के आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में आप अगर जुड़ते हैं तो आपको वहाँ पे मेंबर जोड़ने पड़ेंगे। मैं आपको पहले कह देता हूँ, फिर आप वहाँ पर आके मैसेज करेंगे तो वो फिर आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो आप मेंबर जोड़ के मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको PDF भेज दूंगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके, महाराणा कुंभा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो कुंभा के काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचना करी थी। ये सही बात है। तो कुंभाकृत जो कामराज अतिसार जो ग्रंथ है वो 7 भागों में विभक्त हैं। एक इनका ग्रंथ है, रचना है इनकी संगीत राज। आप बताना संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? संगीत राज कितने भागों में विभक्त हैं? जैसे कामराज अतिसार ये 7 भागों में विभक्त हैं, उसी प्रकार संगीत राज कितने भागों में विभक्त हैं? और महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया था, जो शांतिनाथ जी का जैन मंदिर है। महाराणा कुंभा की एक पुत्री की ये चौरी थी, विवाह की स्थल था। और महाराणा कुंभा ने मालवा के मेदिनी राय को शरण प्रदान की थी। तो ये गलत है फिर। मेदिनी राय कौन था? तो ये आपके खानवा के युद्ध वगैरह आप जब पढ़ते हैं उस समय इनका नाम आता है। और ये कौन थे? ये तो राणा सांगा के समय में थे। महाराणा सांगा, ये आगे महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा था? तो कर्नल जेम्स टॉड ने, घोड़े वाले बाबा ने इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। नेक्स्ट है, चित्तौड़ के तीसरे साके के समय महिलाओं ने जौहर किन के नेतृत्व में किया था? तो ये फूल कंवर के नेतृत्व में किया था। महाराणा प्रताप के जो राज्याभिषेक वो कहाँ पे हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था, महादेव बावड़ी के पास में। तो ये हो जाएगा आपका गोगुंदा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की जो राजधानी बनती है वो चावंड बनती है, आपको इसमें याद रख लेना है। विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये विजय कटकातु की उपाधि ये महाराणा राज सिंह ने धारण की थी। ये वही राज सिंह है जिन्होंने राज समुद्र कांकरोली में राजसमंद जेल का निर्माण करवाया था और किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था। ये वही राज सिंह है। अगले प्रश्न में आपको फिर सुमेलित करना है। तो देखो, गेहूं की जो है वो सोना कल्याण याद कर लेना है आपको, और माही कंचन आपके मक्के की है। जो की बात करते हैं RD 2035 है और बाजरे की RHB 30। इस प्रकार से आपको इसमें मिलान कर लेनी है। मैं आपके जो भी एग्जाम होते हैं इन सभी की पेपर यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चाहे आपके कोई से भी कोचिंग सेंटर हो, उन सभी का जो पेपर होते हैं, इन सभी के प्री पेपर एग्जाम जो होते हैं उन सभी के पेपर आपको यहाँ पे मिल लिस्ट में नीचे। और करंट के लिए मैंने राजस्थान की क्रोनोलॉजी जो आती है उसका वीडियो अपलोड कर रखा है, वो देख सकते हैं। और राजस्थान सेकंड ग्रेड के लिए मैंने मॉडल पेपर डाल रखे हैं, पुराने पेपर। RSSB बोर्ड के पुराने पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वीडियो सोल्यूशन के रूप में। तो अगर आप थर्ड ग्रेड CT की तैयारी करें तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, और वो जो पुराने पेपर उनको भी आप देख सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य कथन की आपको चयन करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन रह गया इसमें। 33 नंबर, राजस्थान में प्रधानमंत्री सिंचाई जो कृषि सिंचाई योजना है, इसमें केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना है? अनुपात बताएं तो 60-40 होगा। केंद्र 60, मोदी जी के 60% और अशोक गहलोत जी के 40%। असत्य की चयन करना इसमें। तो राजस्थान पर्यटन की जो टैग लाइन है वो राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है,
और राजस्थान पर्यटन का स्लोगन क्या है, तो पधारो हमारे देश। और थोड़े दिन पहले था वो जाने क्या दिख जाए, अब वापस इसको चेंज कर दिया है, पधारो हमारे देश। और राजस्थान पर्यटन के लोगों में आपके स्लोगन और टैगलाइन के साथ में अपना जो राज्य पशु है ऊँट, उसको दर्शाया गया है। और पर्यटन विभाग की जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी। ये आपके चौथा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ही इसमें सत्य हैं। आप बताना कमेंट करके ये राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। अगला प्रश्न आपके ये 35वां, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तो ये आपकी एक तो चना है, गंवार है और कुल दलहन है, इसमें भारत का प्रथम स्थान है। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन ये बाड़मेर, नागौर और जालौर जिलों में होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसका भी आपके पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपके 37 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ऑप्शन में डाउट दिखेगा। इसमें आपको राष्ट्रीय उद्यान की पूछा है, तो राजस्थान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। 4 हमारे टाइगर रिजर्व हैं। 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से, वो 3 ही तो राष्ट्रीय उद्यान और एक हमारा रामगढ़ विश्वविद्यालय अभियान जो चौथा नवीनतम है, ये टाइगर रिजर्व है चौथा। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान 3 ही है। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान देखो, इसमें से आपको केवल एक ही दिखेगा, मुकुंदरा हिल्स। बाकी ये चंबल नेशनल चंबल सेंचुरी ये भी नहीं है, ये भी एक अभ्यारण्य है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान ये भी आपका एक अभ्यारण्य है। तो ये कोई उद्यान नहीं है राष्ट्रीय उद्यान, ये केवल अभ्यारण्य है। परीक्षा में आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दोनों ऑप्शन में दे सकते हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये एक अभ्यारण्य है। तो इनमें से फिर रामगढ़ विश्वविद्यालय ये अभ्यारण्य, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये एक टाइगर रिजर्व है चौथा। इनमें से केवल एक ही ऑप्शन सही है, मुकुंदरा हिल्स। तो इसमें देखो केवल एक की बात करें तो कहीं पे नहीं दिखेगा, लेकिन हम इस बी को भी काट देते हैं, तो हमारा केवल एक सही है। यहाँ पे हम केवल एक सही है ना, ए। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न, बाणगंगा और गंभीरी नदी का जो संगम है वो कौन से अभ्यारण्य में होता है। तो ये होता है आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, यहाँ पर इनका संगम होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से केसरबाग आपके धौलपुर में है, शेरगढ़ बारां में है और ताल छापर चूरू में है। ये काले हिरणों की प्रसिद्ध है। और रामसागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो आपके सवाई माधोपुर जिले में नहीं होके ये धौलपुर जिले में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके तीसरा ऑप्शन। अब ये एक चौथा क्वेश्चन पूछेगा कौन से टाइगर रिजर्व है। इसमें सही दे रखे ऑप्शन देख लेना आप इसको, कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। तो आपके देखो रामगढ़ विश्वविद्यालय है, रणथंभौर है, सरिस्का है और मुकुंदरा हिल्स है। तो इसका ABCD चारों ही सही है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ABCD चारों। आप कमेंट करके बताना कि ये जो मुकुंदरा हिल्स है ये टाइगर रिजर्व कब बना था, टाइगर रिजर्व कौन से वर्ष में इसको घोषित किया था। असुमेलित की चयन करना इसमें आपको। तो राजस्थान की प्रथम वन नीति 2010 फरवरी की है और वन विभाग की स्थापना 1950 में हुई थी। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010 में होती है। तो ये तीनों ही तो कथन सत्य है, मतलब अपना चौथा कथन असत्य है। राजस्थान में सुरक्षित होने का प्रतिशत 37.05 नहीं है, ये अपना आंसर होगा चौथा ऑप्शन। किस प्रकार के वन राजस्थान में अधिकतम क्षेत्रफल में आच्छादित करते हैं। तो मिश्रित पर्णपाती जो वन है वो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताना कि दोखड़ा क्या है। इसका उत्तर कमेंट करके बताना, ये दोखड़ा क्या है, इसका उत्तर नीचे कमेंट करके बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के सहयोग से चलाई जा रही है। तो ये आपके जाइका, जिसको शॉर्ट में कहते हैं JICA, इसको जाइका कहा जाता है, ठीक है। तो ये राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जो आपके जाइका के सहयोग से चलाई जा रही है। राजस्थान राज्य का जो पर्यटन विकास निगम है RTDC, इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। तो 1979 आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा डाटा संचरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपका जो एंडोस्कोपी होती है वो इसी पर आधारित होती है, और फाइबर केबल ये भी आपके इसी पर आधारित है। और पानी में रखी जो पेंसिल ये परख नली है वो आपको चमकीली जो दिखाई देती है वो आपके इसी कारण दिखाई देती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कहाँ से टूट जाता है तो वहाँ से चटकीला का चमकीला दिखाई देता है, तो वो भी आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। अच्छा, हमको वृक्ष के नीचे भी दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या है। और कमरे के अंदर भी हमें दिखाई देता है, जब कमरा खुला होता है तो उसमें प्रकाश की कौन सी घटना के कारण वो हमें दिखाई देता है। दो है आपके पास में, परावर्तन या अपवर्तन, किन के कारण हमें कमरे के अंदर भी प्रकाश दिखाई देता है जबकि वहाँ पर सूर्य नहीं होता है। तो ये आपको बताना एक तो, और एक आपके मान लो ये पानी की बाल्टी है, ठीक है, ये फिर पानी का जो कोई बड़ा टब है, इसमें आपका एक पेंसिल रखी हुई है और ये पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इसका आपको कारण बताना है, ये पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई क्यों देती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि टेलीविज़न को नियंत्रित करने वाला जो रिमोट होता है उसमें किस प्रकार के जो तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अवरक्त किरण संचरण का प्रयोग किया जाता है।
इंफ्रारेड रे जो होती है उसका प्रयोग इसमें होता है। दो एकदम भिन्न प्रकार की जो नेटवर्क है इसको जोड़ने के लिए किस प्रकार की युक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उसको में ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, ये रहा आपका 48 नंबर क्वेश्चन। HTTP का आपको पूरा नाम बताना है। तो HTTP का जो पूरा नाम है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP का पूरा नाम होता है। एक आपको पूरा नाम लिखना है HTML का। आप में से किसी को पता हो इसका पूरा नाम तो कमेंट करके बता देना। देखिए HTML का पूरा नाम क्या होता है। एक URL दे रखा है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, इसमें आपको इसका आपको डोमेन नेम बताना है। तो डोमेन हो जाएगा आपका इसमें government.in, ये आपका डोमेन नेम है। अगला क्वेश्चन आपके 50 नंबर 50वां है। बेराट सभ्यता के बारे में आपको बताने की कौन सा सत्य है। तो हूण में बेराट की जो हूण शासक हुए, बेराट में हूण शासक हिमीर कुल ने बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। तो देखो यही कथन असत्य हैं, बाकी आगे के तीनों ही सत्य हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन मौर्य और समकालीन अवशेष यहाँ से मिले। बाणगंगा नदी के किनारे यह सभ्यता स्थित है। इसका पहला जो उत्खनन कार्य वो बीजक की पहाड़ी में 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, DR साहनी जिसको हम कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा जो अवशेष है वो बेराट सभ्यता से नहीं मिला है। तो देखो यहाँ से स्वर्ण मंजूषा मिली है, अकबरकालीन टकसाल मिली है और चांदी की पंचमार्क मुद्राएं भी मिली हैं, लेकिन तांबे का हिरण यहाँ से नहीं मिला है। तो आपके 1, 2, 3 सही है। अच्छा कौन से नहीं मिले, तो आपके ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें केवल 4 नहीं मिला है। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 में कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें यह है कि कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। पहला है कि इस योजना में 7 वर्ष के लिए SGST यानी कि स्टेट GST का 100% पुनर्बलन किया जाएगा। उद्यमियों को 25 लाख तक की सीमा राशि प्रोजेक्ट लागत पर 50% जो मार्जिन मनी का प्रावधान है, ये 50% का मार्जिन मनी का प्रावधान इसमें नहीं है। और तीसरा इसमें योजना का लाभ SC/ST वर्ग के व्यक्तियों को 51% तथा अधिक स्वामित्व का होना आवश्यक है। तो इसमें केवल पहला और तीसरा सही है, बाकी दूसरा ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला और तीसरा 3 में मिल रहा है, तो ये सही है, बाकी दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। अगला प्रश्न इसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जिसको हम DBT कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसके मामले में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो ये राजस्थान का जो स्थान है इसमें चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है इसमें, 4th पोजीशन में अपना राजस्थान। वर्ष 2022 में जनवरी से अगस्त माह तक जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है, आमजन की समस्याओं का समाधान करने में राज्य में शीर्ष जिला कौन सा रहा है। तो ये 12 जिला सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। हाल ही में बहरीन में आयोजित 21वीं एशियन अंडर-20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप भारतीय टीम में रजत पदक जीता था और इसकी कप्तानी किसने की थी। तो ये दुष्यंत जाखड़ ने की थी। और दुष्यंत जाखड़ अपने राजस्थान से है और दुष्यंत जाखड़ को एशिया का सर्वश्रेष्ठ ब्लॉगर पुरस्कार इनको है जो सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप इसमें याद कर लेना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य सरकार ने संगीत नाटक अकादमी का जो अध्यक्ष किसको मनोनीत किया है। तो वो मनोनीत किया है अपने बीनाका मालू को, और ये वही बीनाका मालू हैं जिनको है जो राजस्थान रत्न मिला था 17 तारीख को, 17 सितंबर 2022 को 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न मिला था। इसमें से एक हस्ती अपने ये बीनाका मालू हैं। बीनाका मालू ये डायरेक्टर निर्देशक है अपने जो वीणा कंपनी संगीत की, उनके आपने सुना उनकी वीणा कंपनी की जो म्यूजिक गाने सुने होंगे सीमा मिश्रा की आवाज़ में राजस्थानी गानों को, तो ये वही बीनाका मालू हैं। वर्ष 2022 के लिए किसे मरणोपरांत गांधी सद्भावना सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये आपके डॉक्टर श्री नेमीचंद है, नेमीचंद जैन, जिनको मरणोपरांत दिया गया। बाकी तीनों ही आपके जीवित है, अभी इनको भी मिला लेकिन ये अभी वर्तमान में जीवित है। एक और है S सुब्बाराव, डॉक्टर SN सुब्बाराव, वो भी मरणोपरांत इनको दिया गया था। तो 4 तो इसमें दे रखे, एक आपके SN सुब्बाराव है। अगला प्रश्न आपके फिर इसमें केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा विश्वामित्र दादीस की किस बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। तो इनका नाम है आपके मासलार आंसू। ये मासलार आंसू आपको याद कर लेना है। इनके रचनाकार जो थे मतलब विश्वामित्र दादीस थे। ये केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा की श्रेणी में इनको बाल साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। इनकी कृति का नाम है मासलारा आंसू। अगला प्रश्न आपके 59 नंबर है। राजस्थान के किस कार्यक्रम के तहत कक्षा 2 से 7 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षिक स्तर के अनुसार विद्यालय में ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। तो ये होनहार राजस्थान एक योजना शुरू की गई कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत ये तीनों प्रकार के पदक इनको मिलेंगे। 2004-05 में राजस्थान में ICT की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन सी योजना से की गई थी। ये कल्प के तहत की गई थी। किससे की गई थी, कल्प से।
2004-5 में ICT की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कल्प योजना के अंतर्गत ये की गई थी। अगला प्रश्न है इसमें कि राजस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता के सुधार हेतु राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव REI का प्रारंभ कब किया गया? तो इसमें आपके ये 2005 से शुरू की गई थी ये राजस्थान में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव ये प्रारंभ किया गया था आपके 2005 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम अति महत्वपूर्ण सरकार का ये कार्यक्रम है। तो इसमें आपको कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं किया गया है? इसमें देखो दक्षता आधारित गतिविधियां प्रशिक्षण ये तो कार्यक्रम में सम्मिलित है। नियमित साप्ताहिक आकलन भी है, विद्यार्थियों का फीडबैक भी है, लेकिन 8 ग्रेड जो आपके ये त्रैमासिक आकलन इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये आपको इसमें याद कर लेना है, तीसरा ऑप्शन। फिर आपके अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा शाला संवाद जो बच्चों के ई शिक्षण के लिए ई पत्रिका कार्यक्रम लॉन्च किया है, इनमें से कौन सी नवाचारी शिक्षण सामग्री इसमें शामिल नहीं है? तो देखो ई गपशप है, ई प्रवाह है और ई गार्गी है। ई गपशप, ई प्रवाह और ई गार्गी है। ई बचपन आपके नहीं है, ठीक है, ये याद कर लेना। आपकी तीसरा ऑप्शन इसमें ई बचपन इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर आपके ये क्वेश्चन नंबर 64। राजस्थान में नो बैग डे कब प्रारंभ किया गया? तो ये आपके सत्र 2022-23 में ही प्रारंभ किया गया था। इसी सत्र से शुरू हुआ था राजस्थान में नो बैग डे। इसकी घोषणा तो जो कोरोना काल का जो बजट आया था उसमें की गई थी, लेकिन हर शनिवार को नो बैग डे इसकी जो शुरुआत अभी 2022-23 वाले सत्र में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर। पिरामल जो फाउंडेशन है इसके अनुसार राजस्थान सरकार का कौन सा कार्यक्रम भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग कार्यक्रम है? तो ये आपके मिशन बुनियाद है। राजस्थान की जो स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन SIQE है, इसका अकादमिक कार्य किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो ये RSCERT के द्वारा किया जाता है, जो उदयपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य शैक्षणिक वो अनुसंधान परिषद वाली संस्था है अपने उदयपुर में। RSCERT के द्वारा ये इसका क्रियान्वयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके है राजस्थान में सरकार द्वारा आकाशवाणी के माध्यम से चलाए गए कार्यक्रम शिक्षा वाणी का संबंध में असत्य कथन बताना है। असत्य कौन सा है? तो देखो इसमें पहला तो कार्यक्रम 11 मई 2020 को शुरू हुआ था, ये सही है। शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को ही शुरू हुआ था। इसका प्रसारण प्रातः 11 बजे, सुबह 11 बजे सोमवार से शनिवार तक होता था, ये भी सही बात है इसमें। और ये प्रत्येक शनिवार में हवा महल कार्यक्रम का इसमें प्रसारण किया जाता था, ये भी इसमें सही है। तो इसके जो टाइम को लेकर इसमें मिस्टेक है, यह असत्य है कि इसका प्रसारण प्रतिदिन 195 मिनट होता था, ये इसमें गलत है। बाकी तीनों इसमें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 68 नंबर। राजस्थान सरकार का जो शैक्षिक नवाचार है दीक्षा राइज, इसमें आपको दीक्षा राइज का पूरा नाम बताना है। तो राइज का पूरा नाम क्या है इसमें? तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये राइज का पूरा नाम होता है। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। और दीक्षा का भी आपको पूरा नाम याद होना चाहिए। अगर आपको पता हो दीक्षा का पूरा नाम तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी राइज का तो आपको पूरा नाम पता होना ही चाहिए। इसी प्रकार से आपको स्माइल का भी पूरा नाम याद होना चाहिए। तो स्माइल के संबंध में असत्य कथन बताना है, इसमें से कौन सा असत्य कथन है? तो स्माइल 3.0 के तहत 6 से 8 के लिए प्रत्येक सोमवार और बुधवार को गृह कार्य दिया जाता था। और स्माइल 3.0 का उद्देश्य बच्चों का साप्ताहिक आकलन करना था, ये भी सत्य है, पहला भी सत्य है। फिर आपके तीसरा ऑप्शन है कि स्माइल 1.0 में कार्यक्रम के तहत गृह कार्य प्रदान करना सम्मिलित किया गया था, ये गलत है। आपके स्माइल 1.0 शुरू हुआ था, उसमें आपके गृह कार्य सम्मिलित नहीं था। जबकि चौथा ऑप्शन इसमें सही है कि स्माइल कार्यक्रम का जो संचालन है इसकी सर्वोच्च संस्था आपने RSCERT उदयपुर की है। तो ये आप इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके 70 नंबर इसमें कि 1 जून 2020 को कक्षा 1 से 12 के लिए प्रसारित कार्यक्रम शिक्षा दर्शन, वो ऊपर शिक्षा वाणी था 11 मई 2020 वाला, ये शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 है। तो इसका प्रसारण है जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण कौन से चैनल पे किया जाता था? तो ये दूरदर्शन राजस्थान पे किया जाता था, DD राजस्थान है ना, दूरदर्शन राजस्थान या DD राजस्थान पे इसका प्रसारण किया जाता था। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगते हैं, वीडियो अगर आपको समझ में आता है तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और मैं आपके इसी प्रकार से सभी जितने भी पेपर होंगे सेकंड ग्रेड के आने वाले और CET के, तो इन सभी के वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो अभी करंट में जो 93 के जो सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने सदस्य, तो अभी इस चैनल को ज्वाइन करके या फिर सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक, अब ये साइको की क्वेश्चन है, देख लेना। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति अपने अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करता है। ये परिभाषा फेमस परिभाषा है, ऑल पोर्ट की परिभाषा, ये ऑल पोर्ट, इसको याद कर लेना है। व्यक्ति का शरीर के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया? तो शरीर के आधार पर सेल्डन ने
दिया था, याद कर लेना, शरीर के आधार पर शेल्डन ने। अगला प्रश्न है विषय आत्मबोधन परीक्षण, जिसको हम टीएटी कहते हैं, थेमेटिक एप्रेसेप्शन टेस्ट। ये जो किया गया था टीएटी, ये आपके मॉर्गन और मूरे के द्वारा दिया गया था, मॉर्गन एंड मूरे के द्वारा ये दिया गया था। अगला प्रश्न आपके ये है कि व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है, किसका कारण बताना है। तो बेहतर क्यों होती है? क्योंकि ये परीक्षार्थी को नहीं पता होता है कि वह अपने विचारों और भावनाओं को प्रकट कर रहा है। जिसका हम टेस्ट करने जा रहे हैं व्यक्तित्व का, उसको खुद को ये नहीं पता होता है कि अपने विचारों और भावनाओं को वो प्रकट कर रहा है। इसलिए ये जो प्रोजेक्टिव मेथड होता है वो वाला इसमें सबसे बेहतर होता है। 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, व्यक्तित्व संरचना इदम, अहम और पराहम ने किसने विकसित किया था? तो ये तो आपके ईड, ईगो, सुपर ईगो किसके हैं? ये सिगमंड फ्राइड के हैं, मनोविश्लेषणवाद वाले के। ये जानते हैं इसको, लिबिडो वगैरह ये सभी शब्द इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की देन है। इलेक्ट्रा ग्रंथि, ये सभी इन्हीं की देन है। इलेक्ट्रा ग्रंथि किसमें पाई जाती है? आप कमेंट करके बताना। ये इलेक्ट्रा ग्रंथि इन्हीं ने बताई थी और ये अवधारणा इन्हीं की देन है। तो आप बताना कि ये इलेक्ट्रा ग्रंथि किसमें पाई जाती है। एक ओडिपस ग्रंथि भी होती है, वो भी बताना आप किसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर है, व्यक्तित्व का जो पंचकारक सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये है आपके कोस्टा और मैकरे के द्वारा ये प्रतिपादित है। कोस्टा और मैकरे के द्वारा व्यक्तित्व का पंचकारक सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है, किस परीक्षण के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? इनमें से कौन सी जो परीक्षण है जिसमें बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? तो वही बेलक वाली, बालक अंतर्बोध परीक्षण, सीएटी। सीएटी में बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। और इसका प्रतिपादक कौन है, आपको पता हो तो कमेंट करके बता देना। व्यक्तित्व की अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में वर्गीकृत करने वाले व्यक्ति, तो वैसे तो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता है ये, हैंस आइजेंक होने चाहिए, लेकिन इसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में इसका ऑप्शन दे रखा है, तो ये कार्ल जुंग हो जाएगा। इसको युंग भी कहते हैं और जुंग भी कहते हैं इनको। व्यक्तित्व के विषय में आपको कौन सा है जो कथन असत्य लग रहा है वो आपको बताना है। व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार परिवर्तित रहता है, ये गलत हो जाएगा। व्यक्तित्व स्थिति के अनुसार परिवर्तित, सॉरी अपरिवर्तित रहता है, ये गलत है। अपरिवर्तित नहीं रहता, वो परिवर्तित होता रहता है। बाकी फिर ये दूसरा इसमें सत्य है कि व्यक्तित्व जैविक के साथ है जो पर्यावरणीय कारकों को प्रभावित करता है, यानी कि जैविक और पर्यावरणीय दोनों से प्रभावित होता है। इसके अलावा व्यक्तित्व शारीरिक, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है, ये भी इसमें सत्य है। ये परिभाषा किसने दी थी कि व्यक्तित्व जो होता है वो समस्त शारीरिक, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है? ये व्यक्तित्व, ये परिभाषा किसने दी थी? आपको पता हो किसी को तो इसका उत्तर कमेंट करके बताना। देखें, व्यक्तित्व में आंतरिक और बाहरी दोनों पक्षों का समान रूप से समावेश होता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। अगला क्वेश्चन आपके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? साक्षात्कार है, स्थितिपरक परीक्षण, रोर्शा परीक्षण और प्रेक्षण। तो इनमें से कौन सा है जो व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, हरमन रोर्शा की जो वो है आईबीटी वाली रोर्शा परीक्षण है ना, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी तीनों ही अपने व्यवहारात्मक विश्लेषण की विद्या हैं। साक्षात्कार हो गई, स्थितिपरक परीक्षण हो गया या फिर परीक्षण हो गया, ये तीनों ही तो आपके व्यवहारात्मक विश्लेषण की है, ये आपके इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये प्रक्षेपित वाली है, ये इसको याद कर लेना अलग से। तो ये 80 प्रश्न तो थे तो कॉमन सभी के लिए, जो साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, लेवल 1 वाले हैं, लेवल 2 वाले हैं, सभी के लिए। अब हम जो प्रश्नों की बात करेंगे वो साइंस मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, और इन प्रश्नों का आप जो देख लेना। बाकी की जो सब्जेक्ट है उनकी भी मैं आंसर की आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, इसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपने सदस्यों को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में मैं आपको PDF भेजूंगा, तो उसके लिए आप तभी ज्वाइन होना जब आप अपने सदस्यों को जोड़ पाएँ। तो 81 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब साइंस मैथ्स के क्वेश्चन है ये, तो जो साइंस मैथ्स वाले हैं वो इसको देख सकते हैं आगे। बाकी लेवल 1 वाले भी गणित और विज्ञान के लिए इन प्रश्नों को देख सकते हैं। और SST के और हिंदी के पेपर भी मैं अपलोड करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा कथन असत्य है? तो ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व 3.51 होता है, ये इसमें असत्य है। बाकी हीरे का बंध कोण आपके 120 डिग्री ही होता है, तो इसमें आपके दूसरा तो सही है, केवल ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके क्वथनांक सही क्रम बताना है। इनमें से जो क्वथनांक का सही क्रम कौन सा है? तो क्वथनांक के सही क्रम में आपके सबसे ज़्यादा कम होता है मेथेन का, फिर क्लोरोफॉर्म का, उससे ज़्यादा होता है एथेनॉल का, और सबसे अधिक होता है एसिटिक एसिड का। तो ये अपने क्वथनांक का सही क्रम है, मेथेन, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल। सबसे ज़्यादा इसमें जो एसिटिक अम्ल का है, जिसको सिरका हम कहते हैं, और मेथेन का सबसे कम है CH4। अगला प्रश्न आपके हैं
कि इसमें आपको बताना है कि इसका IUPAC नाम क्या है। 83 का IUPAC आप नाम आपको इसमें बताना है। तो ये जो IUPAC नाम है ये आपके 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइइन, ये इसका IUPAC नाम होगा। ये जो दे रखी आकृति इसका जो IUPAC नाम है यौगिक का वो 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइन इसका जो IUPAC नाम होगा। किसी को पता हो ये IUPAC क्या है तो इसका कमेंट करके, साइंस वाले बताएंगे इसका पूरा नाम, तो IUPAC का पूरा नाम आपको कमेंट करके बताना है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 84 नंबर क्वेश्चन कि LPG का मुख्य घटक कौन सा होता है। LPG का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो ये आपके होता है C6H8, ये आपके LPG का प्रमुख घटक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोलियम का ऑक्टेन नंबर अधिक होने से क्या लाभ है। जो पेट्रोलियम का ऑक्टेन नंबर होता है उसके अधिक होने से क्या लाभ होता है। तो पेट्रोलियम का जो ऑक्टेन नंबर अगर ज़्यादा होगा तो उसमें पेट्रोल का दहन का जो वांछित समय है, वांछित दहन है वो आपके वांछित समय पर होगा, ये इसका फायदा होता है। तो पेट्रोलियम के ऑक्टेन नंबर अधिक होने पर पेट्रोल का दहन वांछित समय में होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न है 86 नंबर। ये इस यौगिक का आपको इसमें पाई और सिग्मा बंधों का अनुपात बताना है। तो इसका जो अनुपात है आपके इसमें एक तो हो जाएगा 1:3। और अगला प्रश्न देख लेते हैं हम इसमें, अपरूप उष्मागतिक रूप से अधिक स्थायी कौन सा होगा। तो उष्मागतिक रूप से जो सबसे अधिक स्थायी है वो आपके ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट एक धातु के रूप में जाना जाता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है 88 नंबर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 88। एथेनोइक अम्ल के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एथेनोइक अम्ल में इसे सामान्यतः एसिडिक एसिड कहा जाता है और इसका जल के साथ 5 से 8% विलयन सिरका कहलाता है, जिसका उपयोग अचार परिरक्षक के रूप में किया जाता है। शुद्ध एसिटिक एसिड को गलाने इसके एसिड के कारण, इसका गलनांक के कारण ये ग्लेशियल एसिड के रूप में इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको इसमें बताना है। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा इसमें, ये तीनों ही सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। 1, 2, 3 ये तीनों ही इसमें सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। इनमें से एरोमेटिक बताना है तो आपके ये पहला और दूसरा ये दोनों एरोमेटिक यौगिक के रूप में जाने जाते हैं। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने से अयोग्य बनाया जाता है। तो एथिल अल्कोहल में किसको मिलाकर इसको पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो ये एथिल अल्कोहल में जो मिलाया जाता है आपके, एक तो इसमें आपके मेथनॉल मिलाया जाता है, एक आपके इसमें पिरिडिन मिलाया जाता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एथिल अल्कोहल में आपके मेथनॉल और पिरिडिन मिलाकर इसको पीने अयोग्य बनाया जाता है। इनमें से कौन सा है जो कथन सही है, सही कथन बताना है। तो एक तो आपके एथेनॉल कार्बनिक यौगिकों के लिए अच्छा विलायक है। एथेनॉल के गलनांक और क्वथनांक पानी की तुलना में कम होते हैं। एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन आपके सत्य है वो आपको बताना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकी अम्ल है। त्रिक्षारकी अम्ल बताना है, ट्राइबेसिक एसिड। तो इनमें से हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और फास्फोरिक अम्ल, इनमें से कौन सा जो त्रिक्षारकी अम्ल है। तो त्रिक्षारकी जो अम्ल है आपके इसमें फास्फोरिक अम्ल है। एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करना कि इनमें से किसको अम्लों का राजा कहा जाता है। ये 4 अम्लों के नाम दे रखे हैं, इनमें से किसको अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और फास्फोरिक अम्लों का राजा किसको कहा जाता है, कमेंट करके बताना आंसर। फिर आपका अगला प्रश्न, इसमें आपको सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ अम्ल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसमें पाया जाने वाला पदार्थ जिसमें ये पाया जाता है। तो फार्मिक एसिड किसमें पाया जाता है, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। फार्मिक एसिड चींटी के डंक में, फिर मेथनोइक दवाई लगाई जाती है। और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने के पानी में। टार्टरिक अम्ल ये साबुन में, अच्छा टार्टरिक अम्ल साबुन में नहीं, टार्टरिक अम्ल ये इमली और अंगूर में पाया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये खाने के सोडे में पाया जाता है। तो 1, 2, 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में पाया जाता है ना, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई, वापस देख लेते हैं इसको, मिलाने में मिस्टेक हो रही। तो फार्मिक एसिड तो चींटी के डंक में पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में, टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में, और हाइड्रोक्साइड जो NaOH अपने साबुन में पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके
मोलरता NaOH की pH मान कितना होगा, तो इसका जो pH मान है वो आपके 13 होगा। कितना होगा, ये 13 हो जाएगा। आंसर होगा इसका 13। अगला प्रश्न आपकी 95 नंबर, कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है? तो इनमें से देखो लाइकेन ये प्राकृतिक है, पिटूनिया भी प्राकृतिक है और जेरोवियम भी प्राकृतिक है। फिनोप्थिलिन जो है आपके कृत्रिम सूचक के रूप में जाना जाता है। और फिनोप्थिलिन का उपयोग तो आपने बहुत बार किया होगा, जो ट्राइटेशन करते हैं हम NaOH वाला, वो वाला ट्राइटेशन में आपने खूब बार जो गुलाबी रंग लाए होंगे, तो आपको वो यादें अभी ताज़ा हो रही हैं कि ये कृत्रिम सूचक था ये। जबकि आपकी लाइकेन है, गुड़हल के फूल है, हल्दी है, ये सभी आपके प्राकृतिक सूचक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अम्ल की उपस्थिति में नीले लिटमस पत्र का लाल रंग कैसा होता है? तो अम्ल की उपस्थिति में जो नीला लिटमस पत्र होता है वो लाल हो जाता है। कैसा होता है? लाल। अनिल आपको याद कर लेना है, अनिल अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए और कारण आर के बारे में आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक अच्छे लुईस क्षारक होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके इलेक्ट्रॉन न्यून बनते हैं और लुईस अच्छे लुईस क्षारक होते हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर आपका 4 है कि दोनों ही गलत हैं, है ना। ये तो दोनों ही गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। दोनों ही कथन गलत है, कथन कारण दोनों गलत है। अगला प्रश्न 98 नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है, किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? तो देखो जिप्सम में होता है, नीला थोथा में भी होता है, दावन सोडा में भी होता है। जो खाने का सोडा होता है ना, मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें आपके क्रिस्टलन जल का अणु नहीं होता है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा यौगिक है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों व्यवहार को दर्शाता है? तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, Al2O3, ये दोनों प्रकार के व्यवहार को दर्शाता है। और टमाटर में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आपको पता होगा टमाटर और पालक की सब्जी जो एक साथ में नहीं बनाई जाती, क्योंकि इससे ये वो जो पथरी वाला जो होता है ना, स्टोन, वो बनता है इसमें। तो इस कारण जो ये दोनों एक साथ मिक्स में नहीं बनाए जाते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला छोड़ने पर उन पर एक हल्के रंग की परत, हरी परत जम जाती है। तो ये हरा जो जमा हुआ हरा पदार्थ है, किसका मिश्रण होता है? तो इसका जो आंसर होगा आपके तीसरा ऑप्शन है इसमें, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये तीनों जो मिलकर है जब यौगिक बनाते हैं हरे रंग का। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगला प्रश्न 102 नंबर। 102 नंबर में आपसे पूछा है कि रासायनिक रूप से जंग क्या होता है? जंग एक रासायनिक परिवर्तन के द्वारा रासायनिक परिवर्तन है और ये आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ये आयरन ऑक्साइड होता है। एक यसद लेपन होता है, आपको किसी को पता हो तो आप बताना, यसद लेपन क्या होता है? ठीक है, यसद लेपन ये एक टर्म है, ये किससे संबंधित है? अगला प्रश्न है आपके 103 नंबर। इनमें से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया की क्रिया नहीं है, अभिक्रिया संभव नहीं है? तो विस्थापन में पहला, दूसरा ये और चौथा सही है। इसका जो तीसरा है वो आपके विस्थापन अभिक्रिया से में संभव नहीं है। बाकी तीनों ही आपके विस्थापन अभिक्रिया से संभव है। चौथा आपके क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता नहीं है। इनमें कौन सा है जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तीनों सही है, लेकिन आपका पहला ऑप्शन गलत है इसमें। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना ऑक्सीकरण में नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक अभिक्रिया दे रखी है अमोनिया की और ऑक्सीजन की। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल के अणु बन रहे, तो इसमें ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपके अपचयन और उपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके 6 नंबर 106 नंबर है। 106 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, विकृत ग्रंथि, एक मिनट, हाँ, 106 नंबर क्वेश्चन है। 106 नंबर की विकृत गंधिता किसका उदाहरण है? तो विकृत गंधिता अपचयन, रेडॉक्स, उपचयन या अपघटन। तो विकृत ग्रंथिता एक आपके उपचयन का उदाहरण है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आप 107 नंबर क्वेश्चन है, कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो एक गैस सिलेंडर के खुले में पेट्रोल रखना, है ना। एक गैस सिलेंडर में खुले पेट्रोल रखना, ये आपके रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। बाकी आपके रासायनिक अभिक्रिया नहीं, ये आपके भौतिक अभिक्रियाओं के उदाहरण है। वायु का द्रवीकरण है, चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, ये सभी आपके भौतिक परिवर्तन है। वुर्ज अभिक्रिया में किस एक हाइड्रोकार्बन को बनाने की विधि है? जो वुर्ज अभिक्रिया है वो किसको बनाने की, एक हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि है। तो वुर्ज अभिक्रिया जो है आपके एल्केन, एल्किन, एल्काइन या फिर एरिन, इनमें से किसके जो बनाने की एक अभिक्रिया है? तो वुर्ज अभिक्रिया के लिए आपको याद कर लेना है एल्केन, ये एल्केन को बनाने की विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें,
श्वसन अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये श्वसन जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। श्वसन कैसी अभिक्रिया होती है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसको याद कर लेना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। एक तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक आपका आयरन क्लोराइड बनेगा। आसन कोण, इन आकृतियों में से कौन सा है जो ए और बी आसन कोण है? तो आसन कोण किन किन में है वो आपको इसमें बताना है। तो एक तो आपकी ऑप्शन नंबर 3 में आसन कोण दिख रहे हैं, ये वाला आसन कोण ही है, और एक आपके चौथे में भी आसन कोण ही है। तो तीसरा और चौथा इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न आपके 112 नंबर, ये रहा आपका 112 नंबर क्वेश्चन। दिए गए चित्र में आपको असंगत यौगिक को छांटना है, इनमें से कौन सा एक असंगत है? तो इसमें ये पहला ऑप्शन QOT TOP ये आपके समान संपूरक है, दूसरे में असमान संपूरक है, तीसरा ये शीर्षाभिमुख कोण है, सही है। तो ये चौथा आपके असत्य है कि आसन संपूरक कौन है? ये कोण QOS और एक आपका SOT आसन संपूरक नहीं, आसन पूरक कौन है ये, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, शीर्षाभिमुख कोणों के अर्धक एक सरल रेखा में होते हैं और एक सरल कोण के कोण का परिमाण दो कोणों के समतुल्य होता है, दो समकोणों के समतुल्य होता है, और यदि दो आसन कोणों का माप 180 डिग्री होता है तो वो रैखिक कोण युग्म कहलाते हैं, और एक रेखाखंड को केवल एक ही बिंदु पर समद्विभाजित किया जा सकता है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो इसके चारों ही कथन सत्य है इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपके 4th हो जाएगा, चारों ही कथन सत्य हैं। ये था 113 नंबर। अब हम देखते हैं 114 नंबर। चार विभिन्न असंरेखीय बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? चार असंरेखीय रेखाएं ना, नॉन कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं, इनसे कितनी सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो चार असंरेखीय बिंदु की बात हो रही है जिसमें आपसे 6 रेखाएं सीधी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनमें बनने वाले कोणों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना इसमें कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, सत्य बात है। समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण का मान भी बराबर होता है, और दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा को काटती है तो अंतर कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तीनों ही कथन तो सत्य हैं, कौन सा असत्य नहीं? तो फिर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। ये दे रखा है आपके कोण, ये दो रेखाएं समांतर हैं AB और CD, इसमें आपको कोण अल्फा बीटा और आपको मान ज्ञात करना है इस गामा का, तीनों की जोड़ कितनी होगी वो मान इसमें बताना है। तो इसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों की जोड़ जो होगी वो आपकी 360 डिग्री होगी। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका 117 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको सत्य कथन छांटना है। यदि L समांतर M है तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से एकांतर कोण बराबर है, समांतर है, संगत है, आसन है, ये वाले बताने। तो आपको इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इनमें से आपके ये दे रखा है कि 1 और 7 एक अंत एकांतर हैं, तो 1 और 7 अंत एकांतर है, सही बात है। तो फिर आपके है 4 और 8 संगत है, 4 और 8 संगत है, 4 और 8 संगत है, ठीक है। 6 और 5 पूरक है, आसन कोण है, 6 और 5 आसन कोण, ये भी सही है। 1 और 6 संपूरक है, 1 और 6 संपूरक है, तो चारों ही बात सही होगी इसमें, चारों ही कथन इसके सत्य है। तो चौथा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा 1 2 3 4, ये चारों ही सत्य हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं हम इसमें, एक त्रिभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाते हुए बहिष्कोण का मान प्राप्त करता है। तो बहिष्कोण का मान है जो ये आपके दे रखा है 110 डिग्री, 115 डिग्री और तीसरा कोण है x डिग्री। x का मान ज्ञात करना है, तो बहिष्कोण ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ के 360 में से घटा लेंगे, तो इसका बहिष्कोण x का मान इसमें आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके 135 डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें 119 नंबर। 119 नंबर ये कहता है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है? उत्तल बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। उत्तल बहुभुज का प्रत्येक विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर में होता है, और अवतल बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। कम से कम एक कोण है ना, 180 डिग्री से बड़ा होता है, और अवतल बहुभुज का प्रत्येक विकर्ण सदैव बहुभुज के बहिर्भाग में होता है। तो ये तो चारों ही कथन बिल्कुल, तो पहला दूसरा इसमें तीसरा तीनों सही है। सदैव इसमें आगे इसलिए इसमें मिस्टेक हो गई, तो सदैव बहिर्भाग में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा इसमें सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 120 नंबर। एक बहुभुज के दो कोण प्रत्येक समकोण है, इसके दो कोण तो समकोण है, और प्रत्येक जो शेष वो आपके 150 डिग्री कोण के बराबर है।
इसमें आपको बहुभुज के भुजाओं की संख्या बतानी है। तो इसमें जो कोण भुजाओं की संख्या होगी वो आपके 8 होगी। कितनी होगी? 8। यदि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या 9 है तो उसमें आपके भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 6 हो जाएगी। 6 इसका आंसर होगा। 122 नंबर देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 122। त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक पीक्यू रेखा खींची गई। एबी का मान दे रखा है, एपी का, और त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्र चतुर्भुज पी बी सी क्यू पी के क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। तो इसका जो अनुपात होगा वो 16:65 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको ई सी का मान ज्ञात करना है ना। इसमें आपको ई सी का मान ज्ञात करना है कि ये इसका मान कितना होगा। ई सी, ये वाला मान आपको बताना है। कोण दे रखें और आपको इसमें ई सी का मान पता करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपके हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फिर आपके 124 नंबर है। इसमें आपके दो त्रिभुज दे रखे, ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी क्यू आर बी सी और पी आर और सी ए पी क्यू। तो इसमें आपको कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो त्रिभुज पी क्यू आर ये समरूप होगा आपके त्रिभुज सी ए बी के। त्रिभुज सी ए बी के। 125 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा 125 नंबर क्वेश्चन। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त चारों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि वह त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु या कोई भी त्रिभुज। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा। कोई भी त्रिभुज होगा तो भी उसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो वो चारों ही जो समरूप ही होंगे। नेक्स्ट है आपके 126 नंबर। इसमें आपके दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांग सम है। आपको इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसमें एक्स और वाई का जो मान आएगा आपके एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 4 आएगा। फिर आपके त्रिभुज दे रखा है पीक्यूआर, एम का भुजा में एम इस पी आर का मध्य बिंदु है और इस क्यू एम में 1/2 पी आर है। तो कोण पी क्यू आर का मान कितना होगा? तो π/4 होगा। 127 हो गया। 128 नंबर क्वेश्चन। 128 नंबर क्वेश्चन ये है कि आरेख एम है जो वाई जेड का मध्य बिंदु है और कोण एक्स एम जेड 32 डिग्री है, एक्स वाई जेड 16 डिग्री है। तो आपको एक्स जेड वाई का मान ज्ञात करना है। ये कितना हो जाएगा? 68 डिग्री। इसको थोड़ा सा वापस ले लेते हैं। ये है आपके कोण एक्स एम जेड 32 डिग्री और एक्स वाई जेड 16 डिग्री। तो एक्स जेड वाई का मान आपके 74 होगा। और फिर आपके चतुर्भुज के दो आसन कोणों का मान दे रखा है 125 और 35 डिग्री। तो अन्य दो कोण बराबर हैं तो समान कोणों का मान कितना होगा वो आपको इसमें बताना है। तो वो आपके हो जाएगा इसमें 100 डिग्री। कितना होगा? 100 डिग्री। 200 हो जाएंगे और ये 160 हो जाएगा 360 डिग्री। एक चतुर्भुज दे रखा है आपको ABCD। इसके कोण ABC का मान ज्ञात करना है। तो कोण आपको ABC का मान ज्ञात करना है। कोण A, B और C। तो इसमें आपके कोण ABC का जो मान है आपके 68 डिग्री आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न ये है। इसमें आपको एक समांतर रेखा दे रखी है TU-PS के और बिंदु P है जो बिंदु Q और R PS पर स्थित है। साथ ही POT का मान x है और आपको RQT का मान दे रखा है x-50 और TUR का मान है x+25। आपको URS का माप ज्ञात करना है। तो इस कोण URS का मान जो आएगा आपके 115 डिग्री आएगा। इसमें एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है हेल्प। इसमें OE 4 सेंटीमीटर है, HL और P से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो आपको OH का मान ज्ञात करना है। तो 6.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। एक समलंब चतुर्भुज जिसकी जो समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ होता है। समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर और विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अगला प्रश्न आपके आयत से संबंधित है। तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये तो बात सही है, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, गलत है। तो केवल एक आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 135 नंबर। यदि O एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है और OD BC पर लंब है तो कोण आपको BOD का मान ज्ञात करना है। तो कोण BOD का मान है जो कोण A के बराबर होगा। फिर आपके 8 सेमी लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो आपके इसमें 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपके 137 नंबर है। ए बराबर 4 सेंटीमीटर एक वृत्त है। इसमें बी बराबर
आपके 15 सेंटीमीटर, सी बराबर है आपके 2.5 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको डी ई ज्ञात करना है, तो डी का जो मान होगा वो आपके 24 सेंटीमीटर आएगा इस वाले सवाल में। अगला सवाल है 138 नंबर, ए बी सी डी ये दोनों वृत्त के केंद्र पर विपरीत किनारों पर दो समांतर जीवाएं हैं। ए बी का मान 10 सेंटीमीटर है और सी डी का मान आपके 24 सेंटीमीटर है। आपको फिर इसमें वृत्त की केंद्र से वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपके 13 सेंटीमीटर। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ऐसे सवाल में फिर दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आपके 17 सेंटीमीटर आएगी। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, आकृति दे रखी है, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान जो होगा आपके इसमें इसका 75 डिग्री इसका आंसर आएगा 139 का। फिर आपके एक वृत्त दे रखा है और वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है जिसमें आपको ये दे रखा है कोण BEC का मान ज्ञात करना है ना। तो इसका जो आंसर आपके 120 डिग्री आएगा। BEC का मान इसमें BEC ये आपके 120 डिग्री आएगा। अगला प्रश्न आपके 141 नंबर, अब आपके शिक्षण विधियों के एर्गाडेल के अनुभव शंकु के शीर्ष के आधार की ओर जाने पर कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है? कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है? तो इसमें आपके एक तो ये आएगा विशिष्ट से सामान्य, ये वाला सही नहीं है, बाकी इसमें तीनों सही है। शीतवादी यंत्र किस प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री होती है? श्रव्य। ये ग्रामोफोन जो है आपके श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। अगला प्रश्न फिर आपके 43 नंबर, कौन सी शिक्षण सामग्री एक वृत्त के एक ही खंड के कोण समान विषय को पढ़ाने के लिए उपयुक्त हैं? फिल्म स्ट्रिप, मॉडल, चार्ट और रोट्रैक्टर। तो इनमें से जो आपके रोट्रैक्टर होता है वो आपके एक वृत्त के एक ही खंड के कोण को बराबर बताने के लिए पढ़ाया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, अनुग्रह का सिद्धांत और व्यापकता का सिद्धांत। तो व्यापकता का सिद्धांत वो आपके शिक्षण सहायक सामग्री का सिद्धांत नहीं है। फिर आपके इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष अनुभव का साधन नहीं है? सर्वेक्षण, मुक्त चलचित्र, प्रदर्शन और मॉडल। तो इनमें से जो मुक्त चलचित्र आपके साइलेंट फिल्म या आपके प्रत्यक्ष अनुभव का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बच्चों को बिन की संकल्पना सिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सर्वाधिक उपयुक्त जो बिन की संकल्पना को समझाता है। तो इनमें से जो क्रिजनेर की जो छड़ होती है वो आपके बिन की संकल्पना को समझाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। 147 नंबर है, फ्लैनेल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो चित्र को प्रदर्शित करने के लिए फ्लैनेल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी द्वारा एर्गाडेल के अनुभव शंकु को संशोधन कर बताया कि लोग जो पढ़ते हैं वो उसका कितना प्रतिशत स्मरण रख सकते हैं? तो 10% है जो स्मरण रख सकते हैं। फिर आपके कौन सा एक कार्य शिक्षण सहायक सामग्री का नहीं है? तो शिक्षक का स्थान लेना ये इनका कार्य नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित है? तो मायादीप जो है आपके प्रक्षेपी दृश्य सामग्री का उदाहरण है। तो ये 150 प्रश्न साइंस मैथ्स वालों के लिए, और जीके के प्रश्न मैंने पहले करवा दिए, और बाकी के सब्जेक्ट हैं उनके भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर, करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।